नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विशाल गढ़िया। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, कि आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू आज से 10 साल पहले जीरो थी और आज इसकी वैल्यू 15 लाख टच करने को हो रही है। मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन की, जिसने कि रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले अपना ऑल टाइम हाई प्राइस दर्ज किया, जिसकी वजह से इसकी चर्चा फिर से मार्केट में और मीडिया में होने लग गई है। मैंने सोचा ये सही समय होगा इस पर एक एजुकेशन वीडियो बनाने का और आपको एक्सप्लेन करके समझाने का बिटकॉइन क्या है, क्या इसका इतिहास है। आज सिर्फ 12 साल पहले की है। आज सिर्फ बात 12 साल पहले की है। 31 अक्टूबर 2008 को इंसान जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो, उन्होंने इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिक किया। इनका मेन मकसद पेपर के पहले लाइन से साफ नजर आ गया। अ वर्सन ऑफ सतोशी नाकामोटो ने इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश किया कि इनका मेन मकसद पेपर के पहले लाइन से साफ नजर आ गया। अ वर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश दैट वुड अलो पेमेंट to be sent directly from one party to another party without going through a financial institution। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है। जैसे यूएस डॉलर को यूएस का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, इंडियन रुपी को आरबीआई कंट्रोल करता है, ऐसे ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को कोई सेंट्रल बैंक या कोई मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसे कंट्रोल करता है। उस टाइम क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक आइडिया था एक बंदे के मन में, लेकिन आज लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग होती है इसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर। जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है नॉर्मल स्टॉक मार्केट पे। दोस्तों, सतोशी के पेपर और क्रिप्टो करेंसी का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें अपना आर्थिक इतिहास यानी इकोनॉमिकल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट को एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है भरोसों के ट्रस्ट पर आधारित है। करेंसी, नोट और कॉइन्स की हमारे समाज में इसलिए वैल्यू है क्योंकि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के द्वारा समर्थित है, गारंटेड है। आप अपने वॉलेट से कोई भी नोट उठा लो, देख लो, 200 का नोट देख लो, उस पर लिखा होगा मैं धारक को 200 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, और वचन दे रहे सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन देखने को मिलेगा। इस वचन या गारंटी के बिना कोई वैल्यू नहीं है इस नोट की। मामूली सा कागज बन जाएगा ये नोट। अगर इस पर ये सिग्नेचर नहीं होगा तो क्या छोटी सी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन गया। बाकी सारी कंट्रीज को अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ जोड़ना पड़ा। और यूएस डॉलर किससे जुड़ा था, किससे ग्रांटेड था? सोने के भंडार से, गोल्ड रिजर्व से। जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो सोने या चांदी में ही होती है। सोने को अपने पॉकेट में लेकर घूमना प्रैक्टिकल नहीं है। कॉन्वेनियन ये करेंसी नोट बनवाया गया है 1971 में। दोस्तों, यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड के रूल को ख़त्म कर दिया। इसके बाद से बाकी सारी कंट्री के सेंट्रल बैंक अपनी मर्जी से नोट छाप सकते थे, लेकिन इस सब से क्या लेना देना है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का? यही कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, सरकार और बैंक, सेंट्रल बैंक स्पेशली कितने पावरफुल है पैसे और मॉनेटरी पॉलिसी के मामले में। बात यह है दोस्तों
जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो, एक तरह से आप बैंक को उस पैसे के साथ खेलने की परमिशन दे रहे हो। बैंक इन्हीं डिपॉजिट से कंपनीज और इंडिविजुअल्स को लोन देती है। इसी रीजन से तो आपको रिटर्न मिल पाता है, इंटरेस्ट मिल पाता है। आपको डिपॉजिट किए गए पैसों पे हाल ही में हमने देखा है कि बैंक सेविंग्स और डिपॉजिट को अक्सर इर्रिस्पॉन्सिबल तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई बार होता है कि बैंक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को बिना चेक किए लोन देते हैं, फिर वो लोन बैंडेट्स बन जाते हैं, NPSAS बन जाते हैं और शिकार बनता है इस सारे खेल का हम जैसे जमाकर्ता या डिपॉजिटर। पिछले 15 महीने में दोस्तों 3 डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशन बंद हुए हैं, यस बैंक, PMC बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक। लेकिन सरकार के डिसीजंस भी आम आदमी के फाइनेंशियल फ्यूचर को खतरे में डाल सकते हैं। नवंबर 2016 याद है, डिमोनिटाइजेशन, एक झटके में 500 और 1000 के नोट बेकार कर दिए सरकार ने। भारत की टोटल 86% करेंसी अनयूजेबल हो गई। जो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के फेवर में हैं, इसका रीज़न यही है कि वे नहीं चाहते कि सरकार और सेंट्रल बैंक के पास इतना ज़्यादा कंट्रोल हो हमारे पैसों का, हमारे करेंसीज का। अब समझ में आया दोस्तों, सतोशी जी का क्या ओरिजिनल आइडिया था, क्या विज़न था। सतोशी ने बिटकॉइन को एक अल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम जैसे इमेजिन किया था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर होगा। याद होगा 2008 की जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स मेल्टडाउन हुई थी, लिहमैन ब्रदर्स जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक कंगाल हो गए थे। इसी के बाद क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। बिटकॉइन सबसे पहले आया, उसके बाद कई और क्रिप्टो करेंसी हुए या फिर आए, जैसे कि लाइटकॉइन या इथरनियम और रिपल। इनफैक्ट साल की शुरुआत में दोस्तों 2000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल थी। अब आते हैं दोस्तों बाकी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दों पर। क्रिप्टो टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? सच कहूँ तो इसे परफेक्टली समझने के लिए एडवांस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होनी ज़रूरी है, जो कि मेरे पास नहीं है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरू करनी है तो बेसिक नॉलेज काफ़ी है। सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का एक पब्लिक खाता होता है, पब्लिक अकाउंट होता है, जिसे लार्जर कहते हैं। डिजिटल फॉर्म में अब ऐसा समझ लो, जो ये खाता है इसकी कॉपी हर एक सिस्टम में होती है जो बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा है। जो लोग ये सिस्टम चलाते हैं उसे माइनर्स कहते हैं। माइनर्स का काम है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना। मान लो कि ए को बी के अकाउंट में 2 बिटकॉइन भेजने हैं। माइनर्स को कन्फर्म करना होगा एक के अपने खाते में 2 बिटकॉइन है या नहीं है। मैथमेटिकली गणित सॉल्व करनी पड़ेगी। आपने स्कूल में वेरिएबल्स पढ़ा होगा। हर एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का एक यूनिक वेरिएबल्स होता है। माइनर्स का काम है इसे ढूंढकर निकालना। ऐसा नहीं है ये लोग पेन और पेपर लेकर बैंक जाते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सारे कैलकुलेशन कंप्यूटर पर ऑटोमेटिकली किए जाते हैं, क्योंकि ये इक्वेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इनके कॉम्बिनेशन
करोड़ों में होते हैं। इसी रीजन से इन माइनर्स को बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई प्रोसेसिंग वायर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। एक बार इक्वेशंस सॉल्व हो गई तो नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर इसे कॉन्फर्म करते हैं और ये ट्रांजैक्शन चेन में ऐड हो जाती है। ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बन जाता है। टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। माइनर्स को क्या मिलता है? ये सब करने के लिए माइनर्स को इनाम के रूप में सबसे कीमती चीज़ मिलती है, बिटकॉइंस। इस सिस्टम को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। माइनर्स को प्रूफ करना पड़ता है। उन्होंने इतना सारा कंपटीशन वर्क किया है जिससे रिवॉर्ड मिल पाए, बिटकॉइंस मिल पाए। लेकिन अगर ये पूरी एक्सप्लेनेशन सर के ऊपर से बाउंसर होकर निकल जाती है तो घबराओ मत, क्योंकि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की वर्किंग को समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिप्टो की फिलोसॉफी, विज़न और फ्यूचर को समझना। अब बात आती है दोस्तों कि बिटकॉइंस को यूज़ कैसे किया जाता है। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी एज एन अल्टरनेटिव करेंसी यूज़ करते हैं। कई लोग इसे करेंसी से रिफ्लेक्स भी करना चाहते हैं कि हम रुपये को डॉलर की तरह सिर्फ बिटकॉइन ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेन यूज़ जो आज के दिन में किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का, वो एस एन इन्वेस्टमेंट ही है कि हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में, कुछ साल बाद हमें एक्सपेक्ट करेंगे कि एक हायर रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा पैसे हमें रिटर्न में वापस मिलेंगे। स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया गोल्ड की तरह। जैसे हम अपने डेली ट्रांजैक्शंस में गोल्ड को इस्तेमाल नहीं करते, हम गोल्ड को खरीद कर बैंक लॉकर में रख लेते हैं गारंटी की तरह। फ्यूचर में और रिटर्न पाने के लिए, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ओवर टाइम बढ़ता ही रहता है, धीरे धीरे बिटकॉइंस के साथ भी लोग ऐसा ही करते हैं। इसलिए बिटकॉइंस को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। लेकिन बाकी और इन्वेस्टमेंट की तरह हम इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क है लेकिन बाकी और इन्वेस्टमेंट की तरह इस इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क है और जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम, वो कहते हैं कि बिटकॉइन तो डिजिटल करेंसी है, इसकी इनहेरिटी खुद में कोई वैल्यू नहीं है। गोल्ड आपके पास होगा, फिजिकली आप इसे टच कर सकते हैं। जैसे घर खरीदते हो, फिजिकली आप इसे टच कर सकते हैं। जैसे आप घर खरीदते हो, घर का एज इन्वेस्टमेंट फिजिकली आपके पास अवेलेबल है। फिजिकल नहीं है, सब कुछ एक कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है। इसे निश प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, जिसकी समाज में अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है। क्रिप्टो मीडियम और एक्सचेंज नहीं है। मतलब आप अपने साइड वाली दुकान पर जाकर ब्रेड अंडे खरीदने के लिए बिटकॉइंस में पे नहीं कर सकते। हालांकि ये ट्रेंड शायद बदल सकता है फ्यूचर में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में कई ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट है जहां पर बिटकॉइन एज एन अल्टरनेटिव करेंसी उन्होंने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है। एक टेक्निकल चैलेंज है जहां पर दोस्तों एक्चुअली जिसके कारण बिटकॉइंस को डेली ट्रांजैक्शन में यूज़ करना मुश्किल हो रहा है। बिटकॉइंस की जो ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन होती है उन्हें कन्फर्म करने में टाइम लग जाता है। एक ब्लॉक प्रोसेस को 10 मिनट तक टाइम लग सकता है। एक ब्लॉक प्रोसेस को 10 मिनट तक टाइम लग जाते हैं जब तक कंप्यूटर्स कैलकुलेशन करते हैं। सोच सकते हो डेली लाइफ में इतना 10 मिनट तक वेट करना एक ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने
के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि कुछ ऐसे यूज करेंसीज है जहाँ पर बिटकॉइन ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने लग रहे हैं। मैंडेटॉन तरीक़ों से सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्पल है फॉरेन ट्रांसफ़र का। जब आपको एक देश से दूसरे देश पैसे भेजने होते हैं, बैंक फॉरेन ट्रांसफ़र के नाम पर बहुत हाई पेमेंट मांग लेते हैं, बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम भी लगा देते हैं पैसे को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजने में। यहाँ पर बिटकॉइंस ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि बिटकॉइंस कोई ट्रांसफ़र फीस चार्ज नहीं करता। 10 मिनट में काफ़ी कम समय होता है, जितना बैंक 1-2 दिन लगा देते हैं पैसे को ट्रांसफ़र करने में। सिमिलर शायद क्रेडिट कार्ड डील्स के साथ भी है। क्रिप्टो करेंसी क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी रीज़न से बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनीज और रिमिटेंस कंपनीज क्रिप्टो करेंसी के विरोध ये और काफ़ी हद तक, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस मॉडल को भारी टक्कर दे सकता है। लेकिन लास्ट कुछ महीने में कोविड पैंडेमिक के कारण माहौल कुछ बदल सा गया है, जहां काफ़ी इंडस्ट्री और म्यूचुअल फंड स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं पर बिटकॉइंस और इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी का भार बढ़ता जा रहा है या फिर बढ़ता गया है। 1 मार्च से नवंबर 30 तक 120% से ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है बिटकॉइंस की, यानी कि मोर देन डबल हो गई है बिटकॉइंस की वैल्यू। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेपल ने नवंबर में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का फीचर इंट्रोड्यूस किया था। जेपी मॉर्गन बैंक बिटकॉइन का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। 2017 में जब बिटकॉइन बुल रन पर था, मतलब उसका प्राइस जब तेज़ी से बढ़ने लगा था, जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहा था ये फ्रॉड है। कुछ महीने पहले न्यूज़ में देखा कि जेपी मॉर्गन ने मशहूर क्रिप्टो एक्सचेंजेस बेस और जर्मनी के लिए कॉरपोरेट एक्सचेंज खुलवाए हैं। देख रहे हैं दोस्तों कैसे धीरे धीरे जो दरवाजे बंद थे बिटकॉइन के लिए वो खुलते जा रहे हैं। क्रिप्टो के मामले में ओपन गाइडेंस नज़र आ रही है जनरल पब्लिक में और फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी एटीट्यूड में चेंज आया है। इस साल से अप्रैल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को बैंकिंग सिस्टम और फ्रीज आउट कर दिया था। सर्कुलर के थ्रू आरबीआई ने आदेश दिया था कि क्रिप्टो रिलेटिव ट्रांजैक्शन या प्लेटफॉर्म डील मत करना। मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया, लेकिन यह कहना टेक्निकली इनएक्यूरेट था। डायरेक्टली इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया गया था। आरबीआई ने क्रिप्टो इकोसिस्टम का बैंकिंग एक्सेस काट दिया। इसका इफेक्ट ये था कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पे आईएनआर यानी इंडियन रुपीस में डील नहीं कर सकती। बैंक्स क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ काफ़ी सख्ती से पेश आए। प्लेटफॉर्म के अकाउंट फ्रीज होने के नाते वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पाते थे, लैंड लॉर्ड्स को रेंट नहीं दे पाते थे। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आरबीआई ने ऐसा किया क्यों। देखिए दोस्तों, रियलिटी ये है कि क्रिप्टो करेंसी के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। मेनली मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इंटरनेट के डार्क वेब में लोगों ने हथियार ड्रग्स के लिए बिटकॉइंस के पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए मुश्किल हो गया था ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना, क्योंकि वो ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम के बिल्कुल बाहर थे।
बैंकिंग से रिलेटेड भी इशू आए। एक और प्रॉब्लम ये भी था कि दोस्तों कि कोई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। इसकी रीज़न से काफ़ी बोगस फ्रॉड कंपनीज ने पब्लिक के पैसे उठाए थे प्रॉमिस करके कि एक बार इस करेंसी में ट्रेडिंग शुरू हो गई है, आपकी ये वैल्यू वाइज जो करेंसी है वो डबल या ट्रिपल हो जाएगी। ये तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। अमित भारद्वाज नामक एक व्यक्ति ने ऐसा ही फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी करी थी। अमित भारद्वाज नामक एक व्यक्ति ने ऐसे ही फ्रॉड क्रिप्टो रबड़ी की थी। बिटकॉइंस के नाम से 2000 करोड़ के फ्रॉड का आरोप है भारद्वाज के ऊपर। भारद्वाज ने लोगों को ये वादा किया उसे चाइना में माइनिंग फार्म्स है, मतलब एक जगह जहां बहुत सारे कंपनीज सर्वर्स इक्वियोजन सॉल्व करने लगे। ये कहाँ की माइनिंग ऑपरेशन है जो बिटकॉइंस निकलते हैं जो इन्वेस्टमेंट को रिटर्न के तौर पर दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक निकले काफ़ी लोगों से पैसे लेकर के इंडिया से बाहर हो गया। इसके बाद उसने काफ़ी लोगों के पैसे लेकर इंडिया से बाहर हो गया, ऐसा आरोप है उस पर। फाइनली अप्रैल 2018 में अरेस्ट किया गया। लास्ट सुनने में आया अभी वो बेल पर बाहर है, केस कोर्ट में पेंडिंग है। ये रीजन्स की वजह से नेगेटिव सा माहौल था क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बिटकॉइंस को लेकर, और आरबीआई के रिस्पॉन्स में ये डिसीजन लिया कि बैंकिंग बैन लग जाए क्रिप्टो पे इंडिया में। 2013 से एक्सचेंज ऑपरेट कर रहे थे, यानी वो प्लेटफॉर्म जो जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने रुपीस को बिटकॉइंस में बदल सकते हैं। कुछ एक्सचेंज फाउंडर ने डिसाइड किया कि बैंकिंग बैन हम कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे। उनके पेट का सवाल था तो था ही, लेकिन यह सिद्धांतों की भी बात थी। उन्हें मौका मिला सरकार और आरबीआई को समझाने का कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी और चेन कैसे काम करता है। इनका ये मान्यता था कि ये जो सारे नेटवर्क नेगेटिव पॉइंट्स हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बाकी एसेट क्लासेस पर भी होते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है उस पर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है। फेक नोट प्रिंट किए जाते हैं, वहाँ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। फ्रॉड स्कीम वैसे भी चलती हैं। कितनी और चीज़ों को लेकर बैंक के स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इसके भी चांसेस होता है। जो भी प्रॉब्लम बिटकॉइंस के साथ है वो काफ़ी चीज़ों के साथ भी है। इसे रिस्पॉन्स में जो रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म्स थे उन्हें काफ़ी सेफ गार्ड इंक्लूड किया, जैसे कि टाइम केवाईसी का प्रोसेस मैंडेटरी कर दिया। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कई फेमस सीनियर लॉयर ने केस लेने से मना कर दिया क्योंकि मीडिया में क्रिप्टो के बारे में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ फैली हुई थी। बहुत सारी अफवाह भी फैली हुई थी। एडजॉर्नमेंट्स होने लगी। कुछ एक्सचेंज का गुजारा नहीं चल पाया तो उनको वाइंड अप करना पड़ा। फाइनली जनवरी 2020 में 3 जज के सामने केस अड़गू हुआ। कोर्ट ने एक्सचेंज की बात मान ली, कहा कि आरबीआई बैंकिंग डिस्पोर्समेंट था। कोर्ट में आरबीआई यह साबित नहीं कर पाया कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के कारण फाइनली सिस्टम या बैंक को कुछ ज़्यादा ठेस पहुंची है।
संविधान के आर्टिकल 91(1) के अनुसार नागरिक का ये मौलिक अधिकार है, कोई भी बिजनेस ऑप्शन या ट्रेड करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों, आरबीआई को कोर्ट में हराना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए 4 मार्च 2020 को इंडिया क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए ऐतिहासिक दिन था। कोर्ट ने साफ कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज पर कानूनी पाबंदी नहीं है, ये बिजनेस लीगल है और आरबीआई को वर्किंग बैन हटाना पड़ेगा। हम चाहे तो क्रिप्टो करेंसी को फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने की। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर क्रिप्टो में थोड़े पैसे डाल सकते हैं और आजकल सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस के बाद इतने सारे एक्सचेंजेस आ रहे हैं, ये प्रोसेस काफ़ी आसान हो गया है। कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप किसी बैंक से लोन लेकर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप पैसे उधार लेने पर रही है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने के लिए मत लीजिए, ये आपके लिए नहीं है। सिर्फ उसी पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए जिसको आप गंवा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। ये मौका भी है लेकिन रिस्क भी है, जहाँ पर फाइनेंस के फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। ये देखना बाकी है कि क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम एक्सचेंज बन सकता है। भविष्य में आप पास वाले दुकान से पाव रोटी का पैसा बिटकॉइंस में दे सकते हैं कि नहीं, वो दिन तो बहुत दूर है, लेकिन इसे इम्पॉसिबल भी नहीं कहा जा सकता इतनी आसानी से। उम्मीद करता हूँ आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।